हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं विद्युत धारा पार्ट 4 पे। ठीक है ना। अपना चैप्टर 5 चल रहा है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं विद न्यूमेरिकल। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवा दिए हैं और ये आपका 5वां चैप्टर चल रहा है। 5वें चैप्टर का ये 4th लेक्चर है। ठीक है। और इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रतिरोधों के संयोजन की। ठीक है ना। प्रतिरोध तो जानते ही होंगे, आपने 10th में पढ़ा होगा और उनका संयोजन भी 10th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम जो होता है आपका, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1 में श्रेणी क्रम संयोजन। किसी भी चीज का संयोजन करें तो वो 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। संयोजन क्यों करते हैं? संयोजन क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ हमें ऐसी चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो हम घर पे ही क्या करते हैं, उनको जोड़ जोड़ के काम चला लेते हैं। ठीक है ना। या अपन पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए कि आपको 20 मीटर रस्सी की ज़रूरत है और आपके पास 10-10 मीटर की 2 हैं, तो क्या कर लो, दोनों को जोड़ लो। बात समझिए ना। तो वैसे ही सिस्टम है। संयोजन क्यों करते हैं? ताकि हमें जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हैं उनको जोड़ के कोई बड़ी चीज़ करनी हो या बड़ी चीज़ जोड़ के छोटी करनी हो। ठीक है ना। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मतलब कि आपके पास 100 मीटर की रस्सी है लेकिन आपको 10 मीटर की मजबूत रस्सी चाहिए, तो आपने क्या किया, उनको मतलब उसको छोटा कर करके लपेट के उसको मोटा कर लिया, बड़ा सा 100 मीटर को कन्वर्ट कर लिया किसमें, 10 मीटर में। ठीक है ना। तो वैसे ही सिस्टम है कि संयोजन क्यों करते हैं? संयोजन हम इसलिए करते हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ा कर लो या बड़ी चीज़ को मोड़ मोड़ के छोटा कर लो। ठीक है ना। इस हिसाब से तो प्रतिरोधों का संयोजन भी 2 प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। ओके। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है समझो। तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जुड़ेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक प्रतिरोध ये रहा और इसी के श्रेणी क्रम में हमने एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, 3 ले लिए। इसका प्रतिरोध मान लिया R1, इसका प्रतिरोध मान लिया R2 और इसका प्रतिरोध मान लिया, और इन तीनों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है ना। V वोल्ट की बैटरी। अब ये श्रेणी क्रम में है। किस में है ये? श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में? क्योंकि जैसे ये जो है ना सिरा, ये किससे जुड़ा, प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जुड़ते चले गए, तो इस क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, करंट सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ही वायर है। देखो जरा, पूरे सिस्टम में एक ही वायर है, एक ही तार है, तो करंट जो है ना अपना केवल और केवल आ ही रहेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज चेंज होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। तो इसके सिरों पे विभवांतर V1 मान लिया, इसके सिरों पे विभवांतर V2 मान लिया और इसके सिरों पे विभवांतर V3 मान लिया। ठीक है ना। अब आपको पता ही है, लिखेंगे क्या, माना R1 R2 R3 3 प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं तथा प्रवाहित धारा I है। R1 के सिरों पे विभवांतर V1, R2 के सिरों पे विभवांतर V2 और R3 के सिरों पे विभवांतर V3 है। ये 1-2 लाइनें आपको रचना के तौर पे लिख देनी होती है। ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। तो स्टार्टिंग अपन करेंगे कि कुल विभवांतर क्या हो जाएगा भाई, कुल विभवांतर। तो ये हो जाएगा V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे ओम के नियम से।
ओम के नियम से, ठीक है ना। तो ओम के नियम से क्या करोगे, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या होता है भाई, ओम का नियम हो जाएगा आपका V बराबर IR, ठीक है ना। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो V1 कितना हो जाएगा भाई IR1, V2 कितना हो जाएगा IR2, V3 कितना हो जाएगा IR3। अब आप कहो सर आपने I क्यों चेंज नहीं किया, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, I चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लेना, श्रेणी क्रम में करंट चेंज नहीं होता, श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, ओके। अब यहाँ देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या होगा, समीकरण 1 ये है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की जगह क्या रखोगे IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, I कॉमन निकाल के काट दो तो ये बचेगा R इजक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। इस हिसाब से हम चाहें तो इसको R सफिक्स S भी लिख सकते हैं, S का मतलब होता है सीरीज, तो ये जो है ना श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में क्या है ये तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है ना। और नोट में अगर जैसे हम लोग कहना चाहें यदि प्रतिरोधों की संख्या, यदि n प्रतिरोध, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, अब बताओ n मतलब बहुत सारे प्रतिरोध। अब आपने देखा इधर देखो 3 प्रतिरोध लिए थे, तो सिंपली आपने क्या किया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इजिली आपने जोड़ दिया, इजिली आपने सबको जोड़ क्या दिया, वो तो निकल के ही ऐसे आ रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने सबको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे जैसे हमने n प्रतिरोध लिए, कितने प्रतिरोध लिए n प्रतिरोध लिए, तो हम इनको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे। तो टोटल आपको सफिक्स में s लिख देना है या सफिक्स में eq लिख देना है। eq का मतलब होता है इक्विवेलेंट, क्या होता है इक्विवेलेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्य, तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा आपका कितना R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, ऐसे आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। तो हमने n प्रतिरोधों के लिए भी बात कर ली। अब जैसे मान लो कि आप सभी प्रतिरोधों के मान कैसे हो समान हो, सभी प्रतिरोधों के मान कैसे हो समान हो, मतलब ये हुआ सेकंड नंबर अगर अपन करना चाहें, यदि n प्रतिरोध समान परिमाण के हों, कैसे हों समान परिमाण के हों, तो इसी सिचुएशन में तो R सफिक्स S क्या हो जाएगा, ये R प्लस R प्लस डॉट 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 प्लस R, कहाँ तक n पदों तक। तो आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो ये RS हो जाएगा आपका NR, ये जुड़ के सब क्या हो जाएंगे NR। अरे ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो कि R प्लस R कितना होता है 2R, R प्लस R कितना होता है 3R, मतलब 2R को जोड़ोगे तो 2R, 3 को जोड़ोगे तो 3R, N को जोड़ोगे तो NR हो जाएगा, बात समझिए ना। तो ये था आपका क्या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। फिजिक्स में क्या होता है कि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो मैंने मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा सा लेक्चर रिकॉर्ड किया है और वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 2 या 3 दिन में, ठीक है ना। उसको सही से कट पिट करके एडिट करके मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में मैथमेटिक्स की जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं उन सबको मैंने कुछ के फॉर्मूला हैं, कुछ को थोड़ा सा डिटेल में समझाया है। इस हिसाब से आपको उस पूरे लेक्चर को ढंग से देख लेना, ठीक है ना। और हमने ये कहा था कि आपको लाइव क्लासेस के लिए तो किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, चलो अगर आपको लाइव क्लासेस नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। वैसे भी आप कौन से पढ़ने वाले हो, पढ़ते तो हो नहीं। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है ना। तो समांतर क्रम संयोजन कैसे बनाना है,
तो समांतर क्रम संयोजन में किसी भी चीज़ का समांतर क्रम संयोजन करो, चाहे प्रतिरोधों का करो, चाहे संधारित्र का करो, चाहे सेल का करो, किसी भी चीज़ का XYZ, तो होता क्या है कि सारे प्लस एक जगह कर लेते हैं और सारे माइनस एक जगह कर लेते हैं। अभी इससे पहले वाले में क्या था, प्लस माइनस ऐसे चल रहे थे, ठीक है ना। देखो तो समांतर क्रम संयोजन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रतिरोध आपने ये ले लिया, ठीक है ना, एक प्रतिरोध आपने ये ले लिया और एक प्रतिरोध आपने ये ले लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सबके प्लस एक जगह कर लिए, सबके माइनस एक जगह कर लिए और इन सबको जोड़ दिया एक V वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। अब इसमें होता क्या, करंट यहाँ से आया I, तो यहाँ पे देखो 3 वायर हैं तो करंट तीनों में अलग अलग बट जाएगा। तो हमने इसमें मान लिया I1, इसमें मान लिया I2 और इसमें मान लिया I3। इसका प्रतिरोध मान लिया R1, इसका R2, इसका R3। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सेम होता है, समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज विभवांतर सेम होता है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी अपन वो करते हैं ना, जो टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे जो घरों में चलते हैं, वहाँ से पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी फिट करवाते हैं ना, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो यही होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए घरों में जो बिजली है ना किस क्रम में लगाई जाती है, तो समांतर क्रम संयोजन में। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज चेंज नहीं होता, समझ गए ना। वोल्टेज चेंज मतलब ये हुआ, मान लो किसी का बहुत बड़ा घर है तो आगे वाले रूम में, सबसे फ्रंट वाले रूम में जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज लास्ट वाले रूम में भी होगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसको हम किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। अगर सोच के देखो, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज अलग अलग होते हैं सबके। तो मान लो किसी के यहाँ कम, किसी रूम में कम वोल्टेज चला गया तो पंखे धीरे धीरे चलेंगे, बात समझ गए ना, इस हिसाब से। तो वही है ना कि घरों में जो लाइट फिटिंग करते हैं ना, वो समांतर क्रम संयोजन में होती है। अब यहाँ जाओ अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही लैंग्वेज लिखनी है 1-2 लाइन की। माना R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं जो कि V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं, ऐसे इस हिसाब से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो, अगर हम टोटल धारा, कुल धारा की बात करें, कुल धारा, ठीक है ना, तो कुल धारा क्या होगी अपनी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, ठीक है ना। अब हम यहाँ लगाएंगे ओम का नियम, ओके, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या हो जाएगा भाई, ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, I बराबर हो जाएगा V/R, ठीक है ना। अतः अब बताओ, I की जगह अगर अपन I1 यूज़ करें तो V तो चेंज हो नहीं रहा, V तो सबके लिए सेम है, क्या होगा, ये R1 होगा, ठीक है ना। I2 लिखना चाहें I2, I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा V/R2। I3 लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, V/R3, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देंगे, क्या आता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या आपका, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके। इनके मान रख लो, I की जगह क्या रखोगे, V/R, और यहाँ पे V/R1, यहाँ पे V/R2 और यहाँ पे V/R3, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ से चाहो तो आप V कॉमन लेके ये वाला V कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया आपका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। इसके चाहो तो आप इसके सफिक्स में P लगा सकते हो। P मतलब होता है पैरेलल, P मतलब क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बात समझिए ना। अब इसमें देखो करना क्या आपको, इसमें ये करना है, 2 स्टेटमेंट याद रखने हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या बताया था हमने, करंट चेंज नहीं होता, सेम रहता है। और समांतर क्रम में क्या चीज़ सेम रहती है, वोल्टेज या विभवांतर V, इस हिसाब से, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे नोट बनाना चाहो तो नोट भी अपन बना सकते हैं, NOTE। सबसे पहला, यदि
n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो, ठीक है ना। तो बताओ भाई 1/r⁻p या 1/r इक्वलेंट ऐसे भी लिख सकते हो। कितना हो जाएगा ये भाई 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1 ऐसे डॉट 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 लगा के और यहाँ पे 1/rn कर देना है। इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। अब यहाँ तक बताओ, यहाँ तक और यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं है ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमने आपको बता दिए, श्रेणी क्रम संयोजन भी बता दिया और समांतर क्रम संयोजन भी बता दिया। ओके, अब इसके बाद देखो, अगर अपन एक पॉइंट और बनाना चाहें, मान लो कि सभी प्रतिरोधों के मान समान हो, ठीक है ना। यदि सभी प्रतिरोध समान हो, तो समान होंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 प्लस 1/r। कहाँ तक करना है ये, करना हम लोगों को n पदों तक। कहाँ तक करना है, n पदों तक। तो ये जुड़ जाएंगे, 1/r इक्वलेंट हो जाएगा n/r, पलट लोगे ना तो r इक्वलेंट हो जाएगा r/n। इसमें दो स्टेटमेंट और याद रखने आपको। श्रेणी क्रम में जो होता है ना, श्रेणी क्रम में जो टोटल तुल्य प्रतिरोध निकलता है वो किसी भी एक छोटे से छोटे प्रतिरोध या बड़े से बड़े प्रतिरोध के मान से भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों का जो टोटल है इक्विवेलेंट है या तुल्य है। तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है ना समांतर क्रम में लगे छोटे से प्रतिरोध के मान से भी कम आता है टोटल, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो जल्दी से। कुछ चीज़ें इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन सेल डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, सेल। ओके, नोट कर लो इसको। अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं अपन, कैपिटल R से, ठीक है ना। और प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं रो से। तो इन दोनों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो रो चेंज होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या नहीं चेंज होगा, जो भी XYZ। और रो चेंज होगा नहीं होगा, R चेंज होगा नहीं होगा, XYZ कुछ भी, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम होते हैं, इसलिए ज़्यादा मैं अलग अलग डिस्कस नहीं करूँगा, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका चालकों के लिए, ठीक है ना। जैसे चालक है कोई भी है, चालक के लिए अगर प्रतिरोधकता का सूत्र बताएं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है ρ⁻T और ρ⁻0 और 1 + अल्फा डेल्टा T। ये ρ⁻0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, और ρ⁻T क्या है, T डिग्री टेम्परेचर पे प्रतिरोधकता। अल्फा क्या है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, प्रतिरोध ताप गुणांक। और डेल्टा टी क्या है, तापांतर। डेल्टा टी क्या है, तापांतर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बराबर ρ⁻T बराबर ρ0 और 1 + अल्फा T2 - T1। ये तापांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये बेटा टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, ठीक है ना। क्या है ये, टेम्परेचर। आप चाहो तो इनको कैपिटल से भी दर्शा सकते हो, कैपिटल T2 - कैपिटल T1। और जो प्रतिरोध है उसका भी ऐसा ही बन सकता है, जैसे हम प्रतिरोध का अलग से बनाना चाहें ना, तो R⁻T और R⁻0 और 1 + अल्फा T2 - T1। ये प्रतिरोध का भी। अब आपको कैसे पता चल रहा है कि बढ़ेगा घटेगा, कैसे पता चलेगा कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेंगी या घटेंगी, ठीक है ना। तो हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, बढ़ते हैं,
ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे, चालकों की बात कर रहे हैं, सबके लिए नहीं, चालकों की बात कर रहे हैं। चालक अगर कोई है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों बढ़ते हैं, दोनों इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। फिर अगर अपन धातुओं की बात करें, अब आप कहोगे सर धातुओं चालकों में क्या अंतर है? हाँ ठीक है, एक चीज़ होती है लगभग। अब यहाँ देखो धातुओं की बात करें, थोड़ा अलग बता देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला है रो का हो जाएगा आपका m/n² टॉ। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n क्या है? इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और टॉ क्या हमने आपको बताया था? माध्य विश्रांति काल। क्या बताया था? माध्य विश्रांति काल। कभी कभी एक नंबर में एक चीज़ पूछ देते हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं पहले से, ठीक है ना। क्या पूछ देते हैं? अल्फा क्या है? अल्फा जो है ना बेटा वो है प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है ना। अल्फा का मात्रक पूछते हैं, अल्फा का मात्रक, तो इसका प्रति डिग्री सेल्सियस कर दो या डिग्री सेल्सियस इनवर्स कर दो, ठीक है ना। और इसकी विमा, अल्फा की विमा क्या हो जाएगी? अल्फा की विमा, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं विमा को, या के से रिप्रेजेंट कर दो, तो या तो थीटा -1 कर दो या के -1। कभी कभी एक नंबर में इसकी अल्फा के मात्रक और विमा पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ आ जाओ, ये माध्य विश्रांति काल है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी तो जल्दी से टक्कर होगी, और टक्कर जल्दी से होगी तो माध्य विश्रांति काल क्या होगा? कम होगा। और अगर माध्य विश्रांति काल कम होगा तो रो ज़्यादा होगा। रो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो वही है ना कि टेम्परेचर बढ़ने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। अगर हम इसमें ग्राफ बनाए ना, तो इसमें ग्राफ जो है ना, ये आपकी प्रतिरोधकता का है और ये ताप, तो ये ऐसे आता है। धातुओं की प्रतिरोधकता का जो ताप के साथ ग्राफ है वो ऐसे आता है, ठीक है ना। फिर धातुओं के बाद अपन बात करते हैं मिश्र धातुओं की, ठीक है ना। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है, लेकिन शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। मतलब समझे क्या? मिश्र धातु जानते हो? मिश्र धातु, कई धातुओं का मिश्रण जो होता है ना, उसको मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक सिंक वो ले लेते हैं नाइक्रोम, क्या ले लेते हैं? नाइक्रोम। नाइक्रोम मतलब निकिल, क्रोम मतलब क्रोमियम। तो निकिल शायद इसमें 80% होती है और क्रोमियम इसमें जो है ना 20% होती है। तो दोनों को मिला के क्या बना देते हैं? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु। तो मिश्र धातुओं का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ध्यान से सुनना, मिश्र धातुओं का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, लेकिन शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम बढ़ती है बट कम बढ़ती है, ठीक है ना। और इनके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं दिया है। अगर हम इनका ग्राफ वगैरह बनाना चाहें ना, तो ये प्रतिरोधकता हो गई, ये ताप हो गया, तो ग्राफ जो है ऐसे बनता है, ठीक है ना। हल्की मतलब बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती, इनकी अपेक्षा नहीं बढ़ती, ठीक है ना। अब बात करते हैं अर्धचालकों की या कुचालकों की। अब बात करते हैं अर्धचालकों की या कुचालकों की, ठीक है ना। अर्धचालक और कुचालक अपन लगभग एक जैसे मान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे थोड़ा सा अलग अलग भी डिस्कस कर लेते हैं। अर्धचालक की बात कर लेते हैं पहले। तो इसका जो फॉर्मूला है ρ(T) बराबर ρ(0) e की पावर ये हो जाएगा आपका शायद kT/Eg, नहीं Eg/2kT है, सॉरी Eg/2kT। अब आपको सर ये क्या क्या चीज़ें हैं? Eg है ना एनर्जी गैप है। क्या है? एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप क्या है? तो आपको बता दूं मैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना चालकों में, अर्धचालकों में, जो भी XYZ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दो जगह रहते हैं। एक तो होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड। तो चालन बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही करंट बनाते हैं, ठीक है ना।
तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का जो गैप होता है, ठीक है ना, उसको ई सफिक्स जी से दर्शाते हैं। इसको एनर्जी गैप बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, जो आपको लास्ट वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। और के जो है ना वोल्टेज में नियतांक है, और टी टेम्परेचर है। टी क्या है? टेम्परेचर है। और रो सफिक्स 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोधकता है, और रो सफिक्स टी जो है ना वो टी डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोधकता है। अगर हम अर्धचालकों के लिए ग्राफ बनाएं, तो ये रो है और ये ताप है, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। इसका ग्राफ ऐसे आने का मतलब ये है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता जो है ना वो घटती है। और ऐसे ही लगभग कुचालकों के लिए ही होता है, बट कुचालकों की अपन ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो करंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनसे। लेकिन अर्धचालक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अपने आप में एक चैप्टर है लास्ट में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आज जो अपने हाथों में, घरों में जो छोटी छोटी चीज़ें यूज हो रही हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले टीवी बहुत बड़ी हुआ करती थी, अब एकदम स्लिम सी है, 0 फिगर वाली आ रही है। टीवी की बात कर रहे हैं, बीवी की बात नहीं कर रहे। अर्धचालकों की वजह से ही हो पाया है। और मोबाइल छोटे छोटे इतने पतले पतले मोबाइल आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, मोटे मोटे आते थे, सिर्फ इन्हीं की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तरह से जो मान लो कि जीवन ही सुधार दिया अर्धचालक ने। तो इसलिए इसको हम अलग से पढ़ेंगे लास्ट में, एक अपने आप में इनका एक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ें हमने ज़्यादा कुछ डिटेल बताया नहीं, इसमें फॉर्मूले वगैरह देख लेना, ठीक है ना, इनके न्यूमेरिकल में काम आ सकते हैं, इसको नोट कर लो। फिर 1-2 डेफिनीशन और है, ठीक है ना, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब यहाँ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं ये, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड। राजस्थान बोर्ड में तो ये अर्धचालकता वाली आ भी चुकी है 2018 में, और यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के लिए ही मैं मोस्टली काम कर रहा हूँ। और हिंदी मीडियम में ये है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहे हो ना, तो एक अपना चैनल दूसरा और है, हाई स्पीड क्लासेस, तो वो सीबीएसई बोर्ड और किसी भी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो अतिचालकता क्या है? सुपर कंडक्टिविटी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो अतिचालकता है क्या? कुछ धातुएं और मिश्र धातुओं में ये पाया जाता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर उनका जो प्रतिरोध है वो एकदम शून्य हो जाता है, ठीक है ना। कुछ धातुओं एवं मिश्र धातुओं में यह पाया जाता है कि एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध अचानक तेजी से घटकर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है ना। ऐसी धातुओं को अतिचालक कहते हैं, ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं, और इस घटना को अतिचालकता कहते हैं, ठीक है ना। और जिस ताप पर यह घटना होती है वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। एक बार फिर से सुन लें, अगर लिखना चाहते तो लिख लें। कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं में यह पाया जाता है कि एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध तेजी से घटकर शून्य हो जाता है, ठीक है ना। उन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ और उस घटना को अतिचालकता कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मेसनर प्रभाव की। मेसनर प्रभाव क्या है? तो ये जो अतिचालकता वाली कंडीशन है ना, अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, ठीक है ना। अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाना ही मेसनर प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।